हेलो डियर, स्वागत करता हूँ आप सभी जितने भी मेडिकल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। तो आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के 2 वीडियो में स्वागत करते हैं। वीडियो नंबर 25 है और ये है इन्फेक्टियस डिजीज से रिलेटेड। इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब होता है कि संक्रामक रोग जितने भी है उसके बारे में हमको इस यूनिट में पढ़ना है। तो हम लोग इससे पहले लगभग जो है 3-4 बीमारी के बारे में पढ़ भी चुके हैं और आज हम लोग 2 बीमारी के बारे में और पढ़ेंगे, समझ गए। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 वीडियो 25 इन्फेक्टियस डिजीज समझ लीजिए। चलिए देखते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है डेंगू के बारे में। डेंगू के बारे में कंप्लीट आपको डिटेल से लिखना है। पूछता भी है 5 नंबर में और 10 नंबर में भी पूछ सकता है, तो ज़्यादातर संभावना 5 नंबर का रहता है। तो चलिए डिटेल से देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमको ये समझना है कि डेंगू होता क्या है। तो आप लोग को पता होगा कि डेंगू एक वायरल फीवर होता है, समझ गए। डेंगू क्या होता है? यह एक वायरल फीवर होता है। यह वायरस ग्रुप के जो होता है उसी से होता है, समझ गए। बाकी इसका जो वहन करता है, इसका जो आपका कैरी जो होता है, कैरियर जो होता है इसका, वह मच्छर होता है। मतलब इसका वाहक जो है मच्छर होता है, जो एक से दूसरे व्यक्ति में क्या करता है, फैलाता है, समझ गए। और होने का कारण जो होता है वह डेंगू वायरस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, DNV कहते हैं, समझ गए। डेंगू वायरस, इसको याद रखिएगा। डेंगू अब पूछेगा कि किस मच्छर से होता है, तो यह एडिस एजिप्टाई मच्छर के कारण होता है। पहला प्रश्न यही ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा। यह एक मच्छर वाहित संक्रामक रोग है जो मच्छर में भी अलग अलग प्रजातियां हैं, उसमें से एक एडिस एजिप्टाई मच्छर है, उसके काटने से यह होता है। ओके, जो डेंगू वायरस द्वारा उत्पन्न होता है, जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, डेंगू वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। अब इस मच्छर के अंदर ऐसा वायरस होता होगा जो काटने से यह डेंगू वायरस शरीर में फैलता होगा और डेंगू उत्पन्न होता होगा। इसे हड्डी तोड़ बुखार, इसे जो है ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, या इसे हेमरेजिक फीवर भी कहते हैं, जिसमें रक्तस्राव निकलता है। तो यह डेंगू के बारे में समझ गए। अब डेंगू के कारण क्या है, पैथोजन क्या है। डेंगू ज्वर बुखार का रोग कारक, मतलब रोग जो कारण होता है वह डेंगू वायरस होता है। मच्छर काट लेगा और वह मच्छर के काटने से बॉडी में डेंगू वायरस फैलने लगता है, समझ गए। जो RNA प्रकार का वायरस होता है। डेंगू का जो वाहन करता है वह कौन करता है, वह एडिस एजिप्टाई मच्छर करता है। मतलब किसी व्यक्ति में मच्छर काटेगा, कौन मच्छर, एडिस एजिप्टाई। अब यह जैसे ही काटेगा तो अगर डेंगू फीवर होगा तो उस व्यक्ति में डेंगू वायरस जो है क्या हो जाएगा, शरीर में प्रवेश कर जाएगा ये मच्छर के काटने से। और वह वायरस RNA प्रकार का होता है और उस वायरस को जो है हम लोग क्या कहते हैं, DNV वायरस भी कहते हैं। तो इस चीज़ को, या डेंगू वायरस इसी को कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी प्रमुख प्रजातियां एडिस एजिप्टाई एवं एडिस एल्बोपिक्टस होती है। यही प्रजाति है, मच्छर के बहुत सारे प्रजाति है, उसमें से एक एडिस एजिप्टाई और एडिस एल्बोपिक्टस होता है। यह मच्छर प्रायः दिन के समय ही ज़्यादातर काटता है, समझ गए। इसलिए अपने आसपास साफ सफाई रखिए, गंदे पानी नालियों से दूर रहे, समझ गए ना। तो ये सारे कंडीशन होते हैं। तो ये तो रोग कारक भी समझ लें। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है, ऊपर जो भी पढ़े हैं उसको इंग्लिश यहाँ पे दे दिए हैं। अब हम लोग कारण भी जान गए कि ये जो है डेंगू किस कारण से होता है, किन कारक से होता है और क्या होता है, समझ गए। अब जब कारण समझ गए, होता क्या है समझ गए, तो अब इसके लक्षण को जो है हम लोग को बताना है कि आखिर डेंगू में क्या क्या लक्षण दिखते हैं किसी व्यक्ति में डेंगू होता है। तो डेंगू में 3 स्थितियाँ, 3 कंडीशन उत्पन्न होता है। डेंगू के लक्षण 3 कंडीशन में दिखता है। एक होता है जो नॉर्मल सामान्य प्रकार के डेंगू फीवर होगा, पहला। दूसरा होता है डेंगू फीवर वह हेमरेजिक कंडीशन में हो जाएगा, मतलब ब्लीडिंग वहाँ पे होने लगेगा, तो वह जो है डेंगू रक्तस्राव बुखार में आ जाता है, वह एक अलग कंडीशन हो जाता है। तीसरा कंडीशन होता है कि डेंगू के कारण व्यक्ति में शॉक लगने लगता है, आघात लगने लगता है, तो वही डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। तो यह नॉर्मल डेंगू फीवर होगा, तो इसमें क्या क्या लक्षण दिखेगा,
दूसरा है कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर अगर हो जाएगा तो क्या क्या दिखेगा लक्षण, ए वाला। और तीसरा है डेंगू में अगर आघात होगा, शॉक सिंड्रोम हो जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या क्या लक्षण देखेगा। तो ये 3 लक्षण याद रखने को। ओके, आगे चलिए। अब हम लोग पहला में देखेंगे कि डेंगू फीवर जो है नॉर्मल है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखेंगे। तो सबसे पहले तेज़ बुखार होता है। नॉर्मल फीवर अगर डेंगू का नॉर्मल अगर सामान्य डेंगू है तो उसमें फीवर दिखाई देगा। सिर दर्द होगा, चूँकि जानते हैं फीवर में सिर दर्द होता है। अब इसका एक लक्षण होता है कि हड्डियों में दर्द करता है, ज्वाइंट में। डेंगू होने पर हड्डियों में ज्वाइंट में पेन करता है, तो यह सामान्य लक्षण में ही आएगा। वीकनेस, बुखार होने पर वीकनेस हो ही जाता है, प्लेटलेट यहाँ पे कम जाता है, समझ गए। तो ये चीज़ें होगा। जी घबराएगा, उल्टी की तरह होगा। तो यह सब फीवर में एक तरह से दिखा जाता है लक्षण। तो यही लक्षण सब सामान्य डेंगू में होगा, जो कि मैंने बता दिया। और आप भी जानते ही हैं कि फीवर में क्या क्या होता है, उसको लिख देना है सामान्य डेंगू में। लेकिन यही डेंगू अगर अलग कंडीशन हो जाएगा जहाँ पे हेमरेज होने लगेगा, रक्तस्राव होने लगेगा, तो उसी को डेंगू रक्तस्रावी बुखार कहते हैं। जहाँ पे बुखार तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि डेंगू फीवर है तो फीवर तो रहेगा ही रहेगा। इसके साथ में शरीर पर लाल लाल चकत्ते, समझ गए ना, ये बनने लगता है। नक्सीर ब्लडिंग, नाक से ब्लडिंग होने लगता है। उल्टी होगा, उसमें खून आने लगेगा। मल के साथ रक्त आने लगेगा। तो यह सब जो है आपके तीसरे कंडीशन में होते हैं, जहाँ जहाँ से नॉर्मल तरीके पर ब्लड आ सकते हैं, जैसे नाक से ब्लड आना, समझ गए, खून के उल्टी होना, ओके, मल में रक्त आना। तो ये सब जो है आपको रक्त आने लगता है, तो उसको डेंगू बुखार में अगर रक्त आ रहा है नाक से, मल से, उल्टी से, तो कहीं ना कहीं डेंगू रक्तस्रावी बुखार का संभावना हो सकता है, समझ गए। दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन होगा कि शॉक लगेगा। अब डेंगू ऐसे कंडीशन में चला गया हो जहाँ पे शॉक लगता हो, पेशेंट में आघात आता हो, तो वैसे जो है डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। यह तीसरा प्रकार के कंडीशन होता है लक्षण का, ठीक है। डेंगू बुखार एवं रक्तस्राव की गंभीर स्थिति के कारण आघात आता है। अब मान गए किसी व्यक्ति में पहला प्रकार के लक्षण तो सबसे पहले होगा, तो होगा ही। डेंगू में समान फीवर, समान प्रकार का पहला भी होगा। अब दूसरा भी कंडीशन में आ गया है कि उसमें रक्तस्राव भी शुरू हो जाएगा। तो इन दोनों के कारण व्यक्ति में यही शॉक लगने लगता है, आघात लगने लगता है, बेहोशी आने लगता है, समझ गए। तो वही कहता है डेंगू बुखार और ब्लीडिंग के गंभीर स्थिति होने पर यह आघात का कारण बनता है, आघात लगता है, जिसको डेंगू शॉक सिंड्रोम में कहते हैं। रक्तचाप कम हो जाना। अब ब्लीडिंग होगा तो ब्लडिंग जब होने लगेगा तो जाहिर सी बातें हैं कि रक्तचाप आपके कम हो जाएंगे, और रक्तचाप इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि व्यक्ति को शॉक लगने लगता है, समझ गए। तो दूसरा कंडीशन में अगर ब्लडिंग हो रहा है तो उससे होता है कि शरीर में रक्तचाप कम हो जाता है, और रक्तचाप कम होने से जो है आघात लगता है पेशेंट को, ओके। हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। जब व्यक्ति को शॉक लगता है तो पता है हाथ पैर जो है ठंडे पड़ जाएंगे, ओके। रोगी को मानसिक स्थिति बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है शॉक लगने से। रोगी के अंदर बेहोशी जो है, बार बार बेहोशी छाने लगता है, और यही जो है शॉक सिंड्रोम का जो है आपके लक्षण है। तो मैंने बता दिया 3 कंडीशन होता है। एक नॉर्मल डेंगू फीवर होगा सामान्य प्रकार का, दूसरा जो होगा वह हेमोरेजिक डेंगू फीवर होगा, रक्तस्रावी बुखार होगा डेंगू का, तीसरा होगा शॉक सिंड्रोम होगा, मीन्स आघात वाला विकार होगा ऐसे डेंगू की अवस्था में। तो ये 3 लक्षण याद रखिए, तीनों लक्षण में आप लिख दीजिएगा जो मैंने यहाँ पे बताया, समझ गए। आगे चलिए। अब डेंगू मान गए किसी को है तो उसमें क्या क्या हम डायग्नोसिस करेंगे, टेस्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कोई भी बीमारी हो, मैं आपको पहले से बता रखा है कि हिस्ट्री कलेक्शन, इतिहास, इतिवृत्ति संग्रह पहला पॉइंट होगा। दूसरा शारीरिक फिजिकल एग्जामिनेशन, यह भी किसी बीमारी में भी हो सकता है। लक्षणों की उपस्थिति के जाँच, यह भी जो है संभव है। लक्षण की उपस्थिति के जाँच मतलब लक्षण देखते हैं कि क्या क्या लक्षण है, और उस लक्षण के जाँच करके पता करते हैं
हैं कि हाँ इसमें फलाना बीमारी है। जैसे अगर ब्लीडिंग होगा, बुखार है, ब्लीडिंग है, तो समझेंगे कि भाई डेंगू का टेस्ट कराया जाए, हो सकता है इसको हेमरेजिक कंडीशन में डेंगू आ गया हो, समझ गए ना। अगर शौक लगता हो बार बार तो समझेंगे कि डेंगू का ही जो है लक्षण हो सकता है, क्योंकि डेंगू में जब खतरनाक होता है तो व्यक्ति को शौक लगने लगता है। तो ये लक्षणों की जाँच भी करते हैं, समझ गए। रक्त में प्लेटलेट की संख्या को जांच करते हैं, WBC की जांच करते हैं, एलिसा परीक्षण करते हैं। यह एलिसा परीक्षण बेसिकली आपको इम्यूनिटी का टेस्ट होता है, समझ गए ना, जिसको IgG IgM समझ गए, इस सब प्रकार का इम्यूनोग्लोबिन का टेस्ट किया जाता है एलिसा में। ओके। मूत्र परीक्षण, यूरिन का एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें कल्चर, रूटीन समझ गए, सभी प्रकार के यूरिन होता है। तो ये चीज़ को समझ गए। ये सारे के सारे टेस्ट है। अगर आपको किसी में डेंगू होता है तो ये सारे टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे पता चलेगा। ओके। अब रहता है कि हम उपचार क्या क्या देंगे पेशेंट में। अगर मान गए पेशेंट को डेंगू हो रखा है तो उसके अंदर हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो रोगी को आवश्यकता अनुसार एंटीपायरेटिक मतलब बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल दिया जाता है। ओके। फर्स्ट, रोगी को आवश्यकता अनुसार एनाल्जेसिक देते हैं, ठीक है, एनाल्जेसिक देते हैं किसके लिए, दर्द को कम करने हेतु, परंतु एस्प्रिन नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि एस्प्रिन जो है ब्लड को और ज़्यादा पतला कर देता है, और यह जो है ब्लड में जो अगर डेंगू है और उसमें अगर दर्द के लिए आप एस्प्रिन देंगे तो एस्प्रिन का काम होता है यह ब्लड के पतला भी कर देता है, जिससे ब्लीडिंग होने का खतरा रहेगा, समझ गए। तो इसलिए एस्प्रिन नहीं दिया जाएगा यहाँ पे। रोगी को आवश्यकता अनुसार IV फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट दिए जाते हैं। अब चूंकि इसमें पेशेंट को शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी, वीकनेस होता है, तरल पदार्थ का कमी होता है, बुखार में बहुत ज़्यादा जो है शरीर से तरल का समाप्ति होते रहता है, तो इस कंडीशन में IV फ्लूइड इंट्रावेन के माध्यम से इलेक्ट्रोलाइट, जैसे सलाइन वगैरह होता है ना, नॉर्मल सलाइन या WL रिंगर लैक्टेट, एक सब जो होता है RL, ये सब जो भी आवश्यकता अनुसार हो चढ़ाया जाता है। ओके। रोगी को गंभीर स्थिति में ब्लड और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है। अगर रोगी में बहुत ज़्यादा प्लेटलेट डाउन हो चुका है, ब्लड डाउन हो चुका है, तो उसको ट्रांसफ्यूजन चढ़ाया जाता है अलग से। ओके। 5 है, रोगी को एंटी हेमरोजिक ड्रग देते हैं। अगर रोगी में अगर मान गए हेमरोजिक वाला कंडीशन है, लक्षण है, मतलब रक्तस्राव नाक से आ रहा है या फिर मल से आ रहा है या उल्टी में आ रहा है, तो उसके लिए एंटी हेमरोजिक ड्रग होता है, समझ गए। एंटी हेमरोजिक जो है देते हैं, जैसे एक नाम बता देते हैं, ट्रेनेक्सा, ठीक है ना, ट्रेनेक्सामिक एसिड होता है, समझ गए। ट्रेनेक्सामिक एसिड जो है यह एंटी हेमरोजिक जो है दवाई होता है, जो ब्लड निकलते समय देते हैं, समझ गए। तो ये सारे के सारे करेंगे। बाकी दर्द के लिए भी हो ही गया, सर दर्द होगा तो हो ही गया, ये सारे चीज़ हो गया। बस इतना इलाज जो है किया जाता है, और बाकी खाना पीना अच्छा देते हैं पेशेंट को, समझ गए। आसानी से पचने वाला भोजन देते हैं, पौष्टिक आहार देते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी पेशेंट में रिकवरी हो जाए, समझ गए। तो ये उपचार हो गया, यहाँ पे टोटल हम दे रखे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो डेंगू हो गया समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, वो है हमारा रेबीज के बारे में। रेबीज भी एक संक्रामक रोग है, और यह भी आपसे पूछ सकता है 5 नंबर में। तो चलिए रेबीज के बारे में हम लोग देखते हैं। ओके। रेबीज के बारे में यहाँ पे देखिए, रेबीज का कारण, प्रसार, उद्भव, मतलब कंप्लीट डेंगू के तरह अगर पूछेगा कोई भी अगर संक्रामक रोग, तो उसका कारण, उसका प्रसार, उसका उद्भवन अवधि, लक्षण, निदान, रोकथाम, उपचार, नर्सिंग प्रबंध। तो नर्सिंग प्रबंध मैं नहीं बता रहा हूँ, वो सब आप खुद लिखिएगा। ओके। चलिए अब यहाँ पे देखिए रेबीज होता क्या है। तो रेबीज आप लोगों को पता होगा कि यह रेबडो वायरस जनित संक्रामक रोग है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, समझ गए। यह जानवरों के काटने से फैलता है, इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। रेबीज को हिंदी में जलातंक कहते हैं, समझ गए, यानी जल से आतंक, मतलब जलातंक, मतलब जल से व्यक्ति को डर लगता है इस प्रकार के रोग होने पर, समझ गए। इसे हाइड्रोफोबिया, ये वही है, जल से भय कहते हैं। ये रेबडो वायरस जनित संक्रामक रोग है। रेबडो वायरस कहिए या लाइसा वायरस कहिए, रेबीज लाइसा वायरस या रेबडो वायरस दोनों जो होता है एक ही ग्रुप के होता है, तो ये चीज़ को समझ लीजिए।
तो ये चीज़ को समझ गए। यह किसको प्रभावित करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करेगा। अब जब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा तो आपका हर चीज़ प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि जब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन को अटैक करता है, समझ गए, स्पाइनल को अटैक करेगा, ब्रेन को अटैक करेगा, और जब ब्रेन पर अटैक करेगा तो हमारा सब काम प्रभावित होगा। तो यही रेबीज होता है, समझ गए। चलिए, रेबीज जो होता है इसका रोग कारक मतलब किसके कारण यह रोग होता है और यह कैसे फैलता है, यानी पैथोजन और ट्रांसमिशन बताना है। रेबीज जो है रोग कारक, रेबीज का रोग कारक मतलब रोग उत्पन्न करने वाला जो कारण होता है वह रेबडो वायरस या इसी ग्रुप का लाइसा वायरस होता है। यह रेबडो या इसी ग्रुप का लाइसा वायरस होता है, यह रोग कारक होता है। यह जो है हमारा वायरस होता है जिसके कारण जो है हमारा रेबीज होता है। ओके, इसका प्रसार मतलब इसका फैलाव जो है जंतुओं या चौपाया द्वारा काटने से होता है। कोई जंतु कोई एनिमल बाइट कर लेता हो, समझ गए, या फिर कोई भी चौपाया जानवर हो या दोपाया कोई भी जानवर हो, अगर वह बाइट करता है तो जो है आपको क्या होता है, यह रेबीज होता है। ओके, जैसे मंकी हो गया, यहाँ पे डॉग हो गया, कैट हो गया, भेड़िया इत्यादि द्वारा यह हो सकते हैं, समझ गए। यहाँ तक कि हॉर्स के द्वारा भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो भी आपके चाहे आपके पालतू जानवर हो या जंगली कोई भी जानवर अगर आपको काटते हैं तो यह जो है आपको होने की संभावना होता है, समझ गए। जैसे में मंकी, कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया इत्यादि के द्वारा ये रेबीज हो सकता है, समझ गए, क्योंकि इन सब के द्वारा जो है रेबडो वायरस, लाइसा वायरस शरीर में प्रवेश करेगा और वह जो है क्या होगा, हमारे बॉडी में रेबीज उत्पन्न करेगा। ओके, उद्भवन काल, अब इसका लक्षण कितने दिनों में दिखता है, समझ गए। उद्भवन के मतलब ही होता है कि जैसे आपको कोई एनिमल बाइट किया, समझ गए, बाइट यहाँ पे कर लिया। अब बाइट करने के बाद इसका जो है इसके द्वारा बॉडी में क्या हो गया होगा, कोई सूक्ष्म जीव यानी लाइसा हो या रेबडो वायरस जो हो वह प्रवेश कर गया। अब प्रवेश करने के बाद धीरे धीरे यह जो है यहाँ पे लक्षण दिखा दिया, मतलब व्यक्ति में लक्षण यहाँ से दिखना शुरू हो गया। तो काटने के पश्चात यहाँ तक वायरस लक्षण देखने के बीच के जो अवधि होते हैं उसी को हम लोग इंक्यूबेशन उद्भवन अवधि कहते हैं, समझ गए, जहाँ पे उद्भवन हो जाए मतलब दिख जाए। इसका उद्भवन अवधि काल 1 से 3 माह हो सकता है। यह पीड़ित आयु एवं काटने की जगह पर निर्भर करता है। अब जो उद्भवन अवधि होता है नॉर्मली 1 से 3 महीने का हो सकता है, कि जैसे देखते होइएगा कि कुत्ता काटा कब, समझ गए, देखते भी होइएगा कि कुत्ता काटता है 2-4 महीना पहले, लेकिन 2-4 महीना के बाद जो है व्यक्ति को अगर नहीं इलाज करवाया जाए तो देखिएगा उस पर कुत्ते के तरह असर जो है चढ़ने लगता है। 2-3, 4, 5, 6 महीना के बाद भी ऐसा होता है। अभी एगो हाल में खबर आया था ना, देखते होइएगा कि कुत्ता उसको काटा था कब, लेकिन जो है वह अपने पिता के जो है गोद में बच्चा जो है तड़प के दम तोड़ दिया, समझ गए। तो ये जो है वो एक खबर अभी हाल फिलहाल में आया था नोएडा साइड में कि कुत्ता काटा था बहुत पहले और वह अपने घर में किसी को नहीं बच्चा बताया था, और जिसके कारण उस बच्चा में कुछ दिनों के बाद जो है उसके अंदर जो है रेबीज हाइड्रोफोबिया वाला बीमारी आ गया और वह कुत्ते की तरह व्यवहार करने लगा, और एक समय ऐसा आया कि जब वह तड़प के अपना जान दे दिया, समझ गए। तो ये सब चीज़ें होता है। तो यही है, ये चीज़ को समझ गए। आगे चलिए, इसलिए कोई भी एनिमल अगर आपको बाइट करे, यहाँ पे देख लीजिए टोटल इंग्लिश दे रखे हैं, टेंशन नहीं लेना है। इसीलिए कहते हैं कोई भी अगर एनिमल बाइट करे, छोटे से छोटे बाइट करे, चाहे कोई भी जानवर हो, आप उसके लिए जो है टीका ज़रूर ले लें। उसके लिए जो भी प्रोसेस है ज़रूर करवा लें, संपर्क करें डॉक्टर से। ओके, लक्षण फीचर, क्योंकि कुत्ता काटता है चाहे कोई भी बीमार आपको एनिमल काटेंगे तो हो सकता है आप 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन 1-2 महीना के बाद धीरे धीरे वह आप बॉडी में असर करने लगता है, समझ गए। क्लिनिकल फीचर, लक्षण क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। अब हम लोग सब जान गए कि कैसे फैलता है, कैसे जो है लक्षण क्या होता है, समझ गए ना, टोटल फैल गए। तो यहाँ पे मैं लक्षण भी बता दिया ना, देखिए ना लक्षण यहाँ पे बताए ना, यहाँ पे कि जंतुओं द्वारा होता है, तो यही तो फैलने का प्रसार का जरिया है, समझ गए। चलिए लक्षण देखिए, अब इसमें भी जिस प्रकार से डेंगू में देखे कि वहाँ 3 अवस्था था लक्षण का, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लक्षण दिखेगा, यहाँ भी सेम वही सिचुएशन है, मान गए।
चलिए, पहला है आरंभिक अवस्था, प्राइमरी फेज जिसको हम लोग बोलते हैं। स्थानीय या विकृति दर्द, लोकल या रेडिस, मान गए जैसे कुत्ता काटा या बिल्ली काटा या कोई भी जानवर काटा तो काटने के साथ ही ब्लड आएगा, दर्द होगा, समझ गए, झंझनाहट टाइप से होगा वहाँ पे। तो ये सब शुरुआती लक्षण प्रारंभिक काटने के साथ में ही होगा, समझ गए ना। तो यह प्राइमरी फेज होता है जो स्टार्टिंग में ही हो जाता है। जैसे काटने वाले जगह पर जो है दर्द होगा, समझ गए, काटने की जगह पर झंझनाहट टाइप से होगा, टिंगलिंग होगा, समझ गए ना, खुजली होगा वहाँ पे, समझ गए, प्रूरिटस होगा, खुजली होने लगेगा वहाँ पे काटने वाला जगह पर। हल्का सा बुखार भी आ सकता है 1-2 दिन के लिए। चिड़चिड़ापन आपके अंदर, इरिटेबिलिटी आएगा, ठीक है। आपको प्रकाश में जाने से डर लगेगा, आपको तेज़ आवाज़ के प्रति अधिक ध्यान देने लगेंगे आप। आँखों की पुतली जो है धीरे धीरे फैलने लगेगा, दिल के धड़कन तेज होने लगेगा, समझ गए। और यह सब जो है आपका आरंभिक शुरुआती अवस्था होता है, शुरुआती अवस्था में होता है। शुरुआती अवस्था में भी देख सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि काटने के साथ ही जो है जाकर डॉक्टर से संपर्क करें, समझ गए। प्राइमरी फेज भी आपका कोई जो है कम नहीं होता है। प्राइमरी फेज होता है काटने वाले जगह पर झुनझुनाहट होना, दर्द होना, खुजली होना, समझ गए, हल्का फीवर भी होगा, चिड़चिड़ापन लगेगा आपको अजब सा, प्रकाश में जाने से डर लगेगा, समझ गए, तेज़ आवाज़ के प्रति अधिक आपका ध्यान जाएगा, आँखों की पुतली जो है फैलने लगेगा, दिल का धड़कन तेज हो जाएगा, समझ गए। तो ये सब जो है होता है। जैसे आप लोग देखिएगा कि किसी को अगर स्नेक बाइट करता है तो व्यक्ति का डेथ जल्दी नहीं होता है सांप के काटने से, लेकिन इस कारण से डेथ हो जाता है क्योंकि व्यक्ति बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा उसका हार्ट बीट धड़कन शुरू हो जाता है, जिसके कारण ब्लड का गति जो है ज़्यादा हो जाता है और वह जो है उतने ही तेज़ी से जो है जहर को शरीर में फैलाने लगता है, बस व्यक्ति का डेथ हो जाता है। इसलिए नॉर्मल रहिए, अगर कोई भी एनिमल बाइट करे, स्नेक बाइट करे, बिल्कुल नॉर्मल रहिए और नॉर्मल तरीके से ट्रीट कीजिए, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं घबराएंगे तो जो उसके अंदर जो पॉइजन गया है बॉडी में काटने से, वह धीरे धीरे बॉडी में जाएगा, तब तक आप डॉक्टर के पास चले जाएंगे, उसका इलाज हो जाएगा, समझ गए। अब प्रारंभिक अवस्था के बाद है दूसरा अवस्था है, वह है एक्साइटेशन फेज, उत्तेजित अवस्था। एक्साइटेशन में जो हमारा उत्तेजित अवस्था होता है, एक्साइटेशन जो फेज होता है, यहाँ पे यह प्रारंभिक लक्षणों ने के 2 से 10 दिनों में प्रकट होते हैं। अब मान गए प्रारंभिक, जैसे कुत्ता काटा, समझ गए, कुत्ता काटा और अगर हम 5-6 दिन तक कोई इलाज नहीं करवाएं, समझ गए, तो उसके बाद हमारा जो है प्रारंभिक, या कुत्ता काटने के साथ या कोई भी जानवर के काटने के साथ ही प्रारंभिक लक्षण शुरू हो जाएगा, समझ गए। अब प्रारंभिक लक्षण जैसे ही शुरू होगा तो प्रारंभिक लक्षण के 2 से 10 दिनों के बाद, मान गए 5 दिनों में प्रारंभिक लक्षण शुरू हुआ, कुत्ता काटा 5 दिन पहले लेकिन लक्षण अब शुरू हो रहा है, तो जो फर्स्ट लक्षण शुरू होगा वो प्रारंभिक लक्षण होगा। अब ये प्रारंभिक लक्षण के मान गए बाद, इसके बाद 2 से 10 दिन में यह जो है उत्तेजित एक्साइटेड फेज शुरू होता है, जहाँ पे क्या क्या दिखते हैं चलिए दिखाते हैं। जहाँ पे होगा ये कि अत्यधिक विरोध करना, एक्सेसिव एजिटेशन, समझ गए, अत्यधिक बेचैनी होगा, लकवा होगा, अनियमित धड़कन होगा, बुखार होगा, पानी से डर होगा, निर्जलीकरण होगा, समझ गए, निगलने में कठिनाई होगा, मुंह से लार गिरना, रोगी को दौरे आना, समझ गए। दूसरा फेज जो कि काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित होता है और यह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अवस्था में आ जाता है पेशेंट। दूसरे अवस्था में जो है पेशेंट बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का विरोध करने लगेगा, समझ गए, अत्यधिक बेचैनी होगा, पेशेंट के जिस भाग में कटा है हो सकता है उस भाग में लकवा भी आ सकता है, अनियमित धड़कन पेशेंट में रहेगा, बुखार आएगा, पानी से डर लगेगा, निर्जलीकरण हो सकता है पेशेंट के अंदर, निगलने में कोई चीज़ का कठिनाई होगा, मुँह से लार टपकने लगेगा, यानी बहुत सारा चीज़ों को कंट्रोल जो है व्यक्ति के अंदर खोने लगता है, क्योंकि आपको पता है ऊपर बताए हैं कि यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने लगता है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता है पेशेंट का कंट्रोल अपने ऊपर हटने लगता है, रोगी को दौरा आने लगता है, समझ गए। तो ये सब चीज़ें व्यक्ति में होने लगता है द्वितीय अवस्था में, ओके। तृतीय अवस्था है जहाँ पर पेशेंट को कंप्लीट जो है पैरालाइज हो जाता है, पेशेंट को बार बार बेहोशी आने लगता है, और तीसरा अवस्था है मृत्यु होने लगता है, समझ गए। उसके बाद ये दूसरा जो फेज होता है ना, दूसरा फेज, इसी दूसरे फेज में ही पेशेंट जो है जिस भी प्रकार के
मान गए जिस भी प्रकार के जानवर कटा हुआ है, बाइट किया है, उसी प्रकार के बिहेवियर अपना करने लगता है सेकेंड फेज में ही। तृतीय फेज में तो बचना मुश्किल है, समझ गए। तृतीय अगर फेज में किसी जानवर के बाइट करने के बाद अगर तृतीय फेज में कोई व्यक्ति चला गया है तो फिर बचना मुश्किल है। दूसरे फेज में कंट्रोल कर सकते हैं, समझ गए, अगर पता चल जाए, क्योंकि दूसरे फेज भी बहुत खतरनाक होता है। रोगी को दौरा आने लगता है, मुंह से लार गिरने लगेगा, कंट्रोल धीरे धीरे हटने लगता है, निगलने में कठिनाई होगा, शरीर से पानी में कमी हो जाए, पानी की कमी होगा, पानी से व्यक्ति को डर लगने लगता है, बुखार होगा, इरेगुलर हार्ट बीट होगा, लकवा हो सकता है, अत्यधिक बेचैनी और किसी चीज़ को विरोध करना, उसी जानवर के तरह जो है व्यवहार करने लगना, उसी के तरह चलना बोलना खाना पीना सब करने लगना, ये सब सेकेंड में होता है। जब तृतीय अवस्था में चल जाए रेबीज का बीमारी तो फिर पेशेंट को बचाना मुश्किल है, समझ गए। फिर पेशेंट को कंप्लीट जो है पैरालाइज्ड हो जाएगा पेशेंट, लकवा बेहोशी जिसको बोलते हैं, और पेशेंट का लास्ट में डेथ हो जाएगा। तो यह तृतीय अवस्था में होता है रेबीज का। ओके, इसके लिए निदान क्या है? तो निदान यही है कि पेशेंट को वायरस आइसोलेशन में रखे, ब्लड का जांच करवाए, यूरिन का जांच करवाए, समझ गए, इम्यूनिटी का टेस्ट करवाएं, इम्यूनोग्लोबिन का, समझ गए, जो कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हो ही जाएगा। तो ये सब टेस्ट करवाने के बाद जो है क्या करते हैं, रोकथाम करते हैं। अब आपको पता होगा रोकथाम प्रिवेंशन में क्या क्या करेंगे। तो रेबीज के रोकथाम के लिए आवारा कुत्तों का टीकाकरण करना चाहिए। अब देखते होइएगा कि बहुत सारे ऐसे जगहों पर कुत्ते को, जो खुला कुत्ता होते हैं, उसको पकड़ पकड़ के टीकाकरण किया जाता है ताकि लोगों को काटे तो वह जो है ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे। तो आवारा कुत्तों को टीकाकरण करके बचा जा सकता है। यदि कोई कुत्ता किसी व्यक्ति को काट ले तो इसे 10 दिन तक निगरानी में अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि 10 दिनों में ही अपना प्रारंभिक लक्षण दिखा सकता है। इसलिए कोई भी कुत्ता काटे तो 10 दिन तक व्यक्ति को निगरानी में रखना चाहिए। तीसरा है, यदि किसी जानवर में रेबीज के लक्षण हो तो उसे तुरंत अलगाव में रखें। अगर कोई जानवर हो उसमें अगर कोई रेबीज के लक्षण दिखे, जो ऊपर में मैंने बताया, तो उस प्रकार के लक्षण दिखे तो उस जानवर को ही जो है व्यक्तियों से दूर रखें, समझ गए, क्योंकि वह अगर काट लेगा तो फिर क्या हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति। इसीलिए देखते होइएगा गाँव में कहता है, गांव के इलाका में, कि ये कुत्ता पागल हो गया है, कुत्ता नोच लेता है, काट लेगा, भागो उससे दूर रहो। नॉर्मली वह पागल नहीं हुआ रहता है, वह उसको रेबीज हो गया रहता है, समझ गए। और वो रेबीज होने से जो है काफ़ी ज़्यादा बेचैनी, काफ़ी ज़्यादा जो है अपने आप को दूसरे के प्रति विरोध करता है और काफ़ी दूसरे को काटने दौड़ेगा, जो है भौंकने दौड़ेगा, तो उसको रेबीज हो गया रहता है, पागल नहीं रहता है, समझ गए। चौथा है, जानवर के काटने पर तुरंत टीकाकरण करना चाहिए एवं बाद में बूस्टर डोज भी लेनी चाहिए। तो ये सब रोकथाम होता है। आप कोई भी पालतू जानवर पोसते हैं तो उसको वैक्सीन दिला के रखें, समझ गए। उसके बिना बात के मुंह में उंगली ना करें, क्योंकि अगर मुंह में उंगली कीजिएगा मान के काट लेगा तो उससे क्या फ़ायदा। तो प्रिवेंशन में ये सब, रोकथाम में ये सब लिखेंगे कि पालतू कुत्ते को टीकाकरण पालतू जानवर को टीकाकरण करके रखेंगे, उसे साफ़ सुथरा रखेंगे, समझ गए। और चूँकि यह जो है जानवरों से ही फैलता है तो साफ़ सुथरा रखेंगे, बिना किसी वजह के जो है उसके मुंह में उंगली नहीं डालेंगे, समझ गए। तो ये सब चीज़ें जो है बच्चे को इनसे दूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा देखते होइएगा आजकल ट्रेंड चल गया है कि डॉगी को पोस लेगा, डॉगी को पाल लेगा और उसके साथ खेलेगा आदमी सब शहर में, तो वही काट लेता है और बाद में जाके वही अगर मृत्यु का कारण हो जाएगा तो कहेगा ये सब बेकार होता है। पोसने के बेरी मज़ा आया पालने के समय, और जब काट लिया तो बोलो दिक्कत हो गया। तो उसके साथ वैसा ही पेश आओ भाई, बिना वजह के क्यों मुंह में मुंह। देखते होइएगा आजकल डॉगी को शौक से लोग चुम्मा लेता है, उसके मुंह अपने मुंह में जो है देगा, कहीं वही फैल गया तो बस कहानी सत्य ख़त्म, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो यहाँ पे इंग्लिश दे रखे हैं, ये सब चीज़ें हैं। उपचार है, देखिएगा यहाँ पे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, वो तो रोकथाम था कि कैसे हम रोकेंगे इस बीमारी को होने से। अब उपचार इसके लिए क्या है, काटे गए स्थान को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ़ करनी चाहिए। जैसे ही आपको कोई जानवर बाइट करे तुरंत जो है आप उसको साबुन पानी से अच्छी तरह से धो दे, साफ़ कर दे। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि रोगी को रेबीज इम्यूनोग्लोबिन द्वारा पैसिव इम्यूनाइजेशन किया जाना चाहिए। जो रोगी होता है उसको रेबीज के इम्यूनोग्लोबिन द्वारा पैसिव इम्यूनाइजेशन किया जाना चाहिए, मतलब टीकाकरण किया जाना चाहिए पेशेंट में रेबीज के विरुद्ध में, समझ गए। रेबीज
रेबीज के विरुद्ध में बॉडी में एंटीजन पैदा करना चाहिए जो शरीर में जाकर इस रेबीज को रोकथाम कर सके। सीडेटिव का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पेशेंट में बहुत ज़्यादा बेचैनी, बहुत ज़्यादा झुनझुनाहट आता है, इरिटेट होता है, तो उसके लिए सीडेटिव दवाइयाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही जो है आपके 3 जो है होते हैं। खासकर इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं टीकाकरण। टीकाकरण जरूर लेना चाहिए। टीकाकरण में पैसिव इम्यूनाइजेशन क्रिएट करता है बॉडी में, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी ज़रूरी के लिए सीडेटिव दवाई ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रेबीज भी ख़त्म। टोटल यहाँ पे इंग्लिश भी दे रखे हैं। जो लोग सेकेंड ईयर में है ज़रूर पढ़िए, इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, इसका फ़ायदा उठाइए, वरना आप खोजते रह जाइएगा कहीं भी। पेड क्लास में भी इतना अच्छे से नहीं पढ़ाएगा विथ PDF, समझ गए। PDF भी फ्री में देते हैं सब कुछ। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।